नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज डावोस से दुनिया के लिए बहुत बड़ी खबर आई है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूनाइटेड नेशंस पुरानी बात हो गई, बीता वक्त गुजरा हुआ कल है। अब दुनिया के तमाम मसले इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ पीस सुलझाएगा। ट्रंप ने दावा किया कि दुनिया के 60 से ज्यादा मुल्कों ने उनके बोर्ड ऑफ पीस को मेंबर बनने की सहमति दे दी है। रूस के प्रेसिडेंट पुतिन भी इस पीस बोर्ड में शामिल होने के लिए तैयार हैं। ट्रंप ने इस बोर्ड में शामिल होने के लिए भारत को भी इनवाइट किया था। नरेंद्र मोदी को डावोस में हो रही मीटिंग में बुलाया था, लेकिन मोदी नहीं गए। आज विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के ट्रंप के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। भारत इसके हर पहलू पर सोच विचार करने के बाद कोई फैसला करेगा। हैरानी की बात यह कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका के कब्जे के प्लान पर भी नेटो की चीफ ने मोहर लगा दी। हालांकि जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देश कल तक इसका खुलकर विरोध कर रहे थे, लेकिन ट्रंप ने कहा कि ग्रीनलैंड के इशू पर डील करीब करीब फाइनल हो चुकी है। डील में क्या है, कौन सी शर्तें हैं, क्या कंडीशंस हैं, इसके बारे में ट्रंप ने कोई डिटेल नहीं दी, इनकार कर दिया। अब ट्रंप का जो रुख है, जिस तरह वो वर्ल्ड ऑर्डर को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद सवाल यह है कि क्या अब पूरी दुनिया ट्रंप के इशारे पर चलेगी? क्या यूनाइटेड नेशंस का अस्तित्व वाकई में खत्म हो जाएगा? क्या पैसे और हथियारों के बल पर अमेरिका दुनिया के बाकी मुल्कों को डराएगा? और इन सब का भारत पर क्या असर होगा? भारत की रणनीति क्या होगी? इस पर चर्चा करेंगे आज की बात में। और शुरुआत करते हैं ट्रंप के ऐलान से। प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज स्विट्जरलैंड के डावोस में इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ पीस को लॉन्च किया। इसके चार्टर पर दस्तखत किए और खुद इसके लाइफ टाइम चेयरमैन बन गए। हालांकि पहले जब ट्रंप ने गजा में पीस डील के तहत इस बोर्ड के गठन की घोषणा की थी, तब इसे सिर्फ गजा और मिडिल ईस्ट की जिम्मेदारी देने की बात कही गई थी। लेकिन आज ट्रंप ने कहा कि उनका ये बोर्ड ऑफ पीस दुनिया के किसी भी मसले को सुलझाने के लिए, उसमें दखल देने के लिए आजाद होगा। ट्रंप ने कहा कि यूनाइटेड नेशंस एक अच्छी संस्था थी, वो बहुत अच्छे काम कर सकती थी, लेकिन अब यूएन का कोई मतलब नहीं रह गया। क्योंकि जब दुनिया में खून खराबा हो रहा था तो यूनाइटेड नेशंस हाथ पर हाथ धरे बैठा था। इसलिए इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ पीस बनाने की जरूरत पड़ी। इस बोर्ड में शामिल होने के लिए अब तक करीब 60 देशों ने हामी भर दी है। आज डावोस में इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ पीस के चेयरमैन के तौर पर सबसे पहले ट्रंप ने साइन किए। अमेरिका के साथ साथ हंगरी, बेलारूस, इंडोनेशिया, इजिप्ट, अजरबैजान, बहरीन, मोरक्को, कजाकिस्तान, वियतनाम, पाकिस्तान, अर्जेंटीना और आर्मेनिया के नेताओं ने भी बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर पर साइन किए। इसके अलावा जॉर्डन, कतर, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जैसे मुस्लिम देशों ने भी ट्रंप के इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का फैसला किया है। रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने भी इसका हिस्सा बनने का फैसला किया, वो राजी हो गए हैं। आज डावोस में इस बोर्ड ऑफ पीस का चार्टर लॉन्च करते हुए ट्रंप ने कहा, यह एक नई शुरुआत है। बोर्ड ऑफ पीस दुनिया के हालात बदलेगा, गजा समेत दुनिया के तमाम इलाकों में अमन और सुख चैन कायम करेगा। This is a very exciting day. आज बड़ा उत्साहजनक दिन है, जिसके लिए लंबे समय से काम चल रहा था। बहुत से देशों को थोड़ी देर पहले ही इसकी जानकारी दी गई है। हर कोई इसका हिस्सा बनना चाहता है और हम यूनाइटेड नेशंस समेत अन्य संगठनों के साथ मिलकर काम करेंगे। मैं यहाँ आने के लिए आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। कल दुनिया के बड़े बड़े कारोबारियों के साथ हमारी बेहद कामयाब मुलाकात हुई थी। उनमें से कई बेहतरीन, बहुत बड़े और सबसे कामयाब बिजनेस लीडर्स और अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल थे। और अब यहाँ पर अब तक की सबसे अहम बैठक हो रही है। हम बोर्ड ऑफ पीस का आधिकारिक रूप से गठन कर रहे हैं। पूरी दुनिया में सवाल उठ रहे हैं, क्या डोनाल्ड ट्रंप का ये बोर्ड ऑफ पीस यूनाइटेड नेशंस के पैरेलल काम करेगा या उसको हटाकर उसकी जगह ले लेगा? क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, किसी को नहीं पता कि ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं।
इसलिए अब तक भारत, फ्रांस, जर्मनी, चीन और ब्रिटेन ने ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के इनविटेशन पर कोई फैसला नहीं किया है। तमाम देशों को दुविधा इसलिए है क्योंकि पहले इसे गजा के रेफरेंस पे लॉन्च किया गया था, लेकिन इसके चार्टर में बोर्ड को एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन करार दे दिया गया जो पूरी दुनिया में शांति और स्थिरता को आगे बढ़ाने के लिए काम करेगा। इस बोर्ड की एग्जीक्यूटिव कमेटी में ज्यादातर ट्रंप के करीबी लोग हैं। ट्रंप इस बोर्ड के लाइफ टाइम चेयरमैन हैं। इसके अलावा उनके दोस्त स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी बोर्ड के परमानेंट मेंबर हैं। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रॉबर्ट गैब्रियल, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर, वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन अजय बंगा और अमेरिकी कारोबारी मार्क रोवन इसमें शामिल हैं। वैसे तो ट्रंप ने कहा कि उनका यह बोर्ड यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलकर काम करेगा, लेकिन ट्रंप ने बार बार यूनाइटेड नेशंस को एक बेकार की संस्था बताया, नाकाम कहा और कहा उन्होंने दुनिया में 8 युद्ध रुकवाए और कभी भी इसके बारे में यूनाइटेड नेशंस से बात नहीं की। इसलिए वो बोर्ड ऑफ पीस बना रहे हैं जो दुनिया को खून खराबे और नफरत भरी जंगों से निजात दिलाएगा। As part of this historic record of major peace initiatives, शांति कायम करने की इस ऐतिहासिक पहल के तहत आज हम इस बोर्ड ऑफ पीस की तमाम जानकारियों का ऐलान कर रहे हैं। ये बहुत अहम है। इस बोर्ड के पास मौका है कि वो इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण और अहम बोर्ड बन सके और इसका चेयरमैन बनना मेरे लिए सम्मान की बात है। हम गजा के अलावा दूसरे काम भी कर सकते हैं। जबकि बोर्ड पूरी तरह से बन जाएगा तो हम तमाम दूसरे काम भी कर सकेंगे। तब हम कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र होंगे और हम ये काम यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलकर करेंगे। आपको तो पता ही है कि मैंने बार बार कहा है कि यूनाइटेड नेशंस में काफ़ी संभावनाएं थीं, पर उनका इस्तेमाल नहीं हुआ और मुझे लगता है कि बोर्ड ऑफ पीस में जिस तरह के लोग यहाँ मौजूद हैं वो संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर इस दुनिया के लिए एक अनूठा संगठन बन सकते हैं। हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो कामयाबी के ज़बरदस्त चांस हैं। मैं इसे मौका भी नहीं कहता, मुझे लगता है कि ये होने जा रहा है। दशकों की मुसीबतें खत्म होंगी, पीढ़ियों से चली आ रही नफरतें और खून खराबा बंद होगा और हम सब मिलकर उस इलाके में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में खूबसूरत, स्थायी और शानदार शांति कायम करेंगे, क्योंकि मैं पूरी दुनिया को ही एक इलाका कह रहा हूँ। ये दुनिया एक ही है, एक ही इलाका है। हम इस दुनिया में शांति लाएंगे और अगर ऐसा हुआ तो ये हमारी शानदार विरासत होगी। we're going to have peace in the world. इंटरेस्टिंग बात यह कि रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि वो भी इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने को तैयार हैं। पुतिन ने कहा उन्हें इस बात की खुशी है कि ट्रंप ने उन्हें इन्विटेशन भेजा है, इनवाइट किया है। वो बोर्ड का परमानेंट मेंबर बनने के लिए $1 बिलियन की फीस भी देंगे। इसके बाद पुतिन ने इस बात को थोड़ा घुमाया, कहा कि वैसे भी अमेरिका ने रूस के कई $बिलियन के एसेट्स जब्त करके रखे हैं। अमेरिका चाहे तो उन्हीं एसेट्स में से $1 बिलियन ले सकता है, लेकिन वो इसकी परमिशन तब देंगे जब ट्रंप यूक्रेन को पीछे हटने के लिए कहेंगे, रूस के साथ जंग को खत्म करवाएंगे। Совета мира мы действительно получили личное обращение президента. हाँ, हमें अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से एक निजी इनविटेशन मिला है। उन्होंने हमें उस अंतर्राष्ट्रीय संस्था में शामिल होने का न्योता दिया है जो वो बना रहे हैं। ये एक शांति परिषद है। सबसे पहले तो मैं इस प्रस्ताव के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हमने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता की प्रयासों का समर्थन किया है। हम ये भी देख रहे हैं कि मौजूदा अमेरिकी प्रशासन यूक्रेन संकट का समाधान तलाशने के लिए काफ़ी मशक्कत कर रहा है। फिलिस्तीन की जनता के साथ हमारा खास रिश्ता है। ऐसे में मेरा ये मानना है कि हम इस शांति परिषद के लिए अपनी उन संपत्तियों में से $1 अरब की रकम दे सकते हैं जो इससे पहले कि अमेरिकी सरकारों ने जब्त की थी। इत्तेफाक से अमेरिका में हमारी जो संपत्तियां जब्त की गई हैं उनका इस्तेमाल भी उन इलाकों के पुनर्निर्माण के लिए किया जा सकता है जो यूक्रेन में चल रहे युद्ध से तबाह हुए हैं। ये रकम रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौता होने के बाद इस्तेमाल हो सकती है। Боевых действий. बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए पुतिन को इनवाइट करने को लेकर
ट्रंप से सवाल पूछे गए, क्योंकि ट्रंप पहले कह रहे थे कि पुतिन ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं। फिर ट्रंप पुतिन को बोर्ड ऑफ पीस में शामिल क्यों करना चाहते हैं? इस पर ट्रंप ने परफेक्ट डील मेकर वाला जवाब दिया। ट्रंप ने कहा उनको पुतिन से शिकायतें तो हैं, लेकिन वो नहीं चाहते कि बोर्ड में सिर्फ अच्छे लोग रहें। ट्रंप ने कहा वो दुनिया के उन तमाम शैतान बच्चों को अपने बोर्ड में पीस में शामिल कर रहे हैं जो बदमाशी करते हैं। पीस ऑफ बोर्ड में शामिल होने के बाद उनकी शैतानियां, उनकी शरारतें बंद हो जाएंगी। मिस्टर प्रेसिडेंट, आप कह रहे थे कि आपको इस बात की चिंता है कि कहीं रूस ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में लेने की कोशिश न करे। अगर आपको इसकी चिंता है कि पुतिन ऐसा कुछ कर सकते हैं, तो फिर आपने उन्हें बोर्ड ऑफ पीस में क्यों शामिल किया है? क्योंकि हम इसमें सबको रखना चाहते हैं। हम सभी देशों को शामिल करना चाहते हैं। हम इस बोर्ड में उन सभी देशों को चाहते हैं जिनके पास ताकत है, जो चीजें नियंत्रित करते हैं। वो इस बोर्ड में होंगे तो कोई समस्या ही नहीं होगी। ये दुनिया में अब तक जुटाया गया सबसे अच्छा बोर्ड है और हर कोई इसका हिस्सा बनना चाहता है। हाँ, मैंने इसमें कुछ विवादित लोगों को भी न्योता दिया है, लेकिन ये वो लोग हैं जो काम करके दिखाते हैं। ये वो लोग हैं जिनका बहुत दबदबा है। अगर मैं सभी बच्चों को ही इस बोर्ड में डाल दूंगा तो कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को भी न्योता दिया गया है। उन्होंने इसे मंजूर कर लिया है। मुझे लगता है कि बहुत से नेताओं ने इन्विटेशन कबूल कर लिया है। मैं ऐसे किसी भी शख्स को नहीं जानता जिसने हमारा न्योता अस्वीकार किया हो, लेकिन यह बहुत अच्छा होने वाला है और यह बोर्ड ऐसे बहुत से काम करेगा जो यूनाइटेड नेशंस को करने चाहिए थे, और हम यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलकर काम करेंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप की यह बात तो सही है कि यूनाइटेड नेशंस अपनी रेलेवेंस खो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई बार यह सवाल उठाया है, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि बोर्ड ऑफ पीस दुनिया की वो प्रॉब्लम सुलझाएगा जो यूनाइटेड नेशन नहीं सुलझा पाया? इस बात पर कैसे यकीन किया जाए कि ट्रंप का बोर्ड यूएन को रिप्लेस कर सकता है? ये कौन इंश्योर करेगा कि बोर्ड ऑफ पीस पर सिर्फ ट्रंप का डोमिनेशन नहीं होगा? क्योंकि ये बोर्ड बनाने से पहले दूसरे मुल्कों से चर्चा नहीं की गई, ये सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप के ऑर्डर से बना। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की क्रेडिबिलिटी तब बनती है जब बाकी देश उस पर भरोसा करते हैं। ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस अभी यह ट्रस्ट नहीं जीत पाया है। अब बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश में चटगांव की एक अदालत ने इस्कॉन के संत चिन्मय दास समेत 39 लोगों के ऊपर एक वकील की हत्या के आरोप तय कर दिए हैं। अब चिन्मय दास पर हत्या और हत्या की साजिश रचने का मुकदमा चलेगा। हालांकि जब अदालत ने कार्रवाई शुरू की, उस वक्त तक चिन्मय दास के वकील कोर्ट में नहीं पहुंचे थे, तो चिन्मय दास ने खुद अपनी दलीलें पेश की। उन्होंने कहा जिस वक्त वकील की हत्या हुई वो पुलिस की कस्टडी में थे, कोर्ट में पेशी के लिए आए थे, तो हत्या की साजिश कैसे कर सकते हैं? चिन्मय दास ने कहा वो सन्यासी हैं, हिंसा के खिलाफ हैं, मांस मछली नहीं खाते, वो तो एक चींटे तक को नहीं मार सकते, तो फिर एक इंसान की हत्या के बारे में कैसे सोच सकते हैं? चिन्मय दास ने कोर्ट से कहा कि वो सनातन धर्म का प्रचार करते हैं, सनातन मानने वालों को एकजुट होने की अपील करते हैं, इसलिए उन्हें साजिश के तहत इस मामले में फंसाया गया। लेकिन आज मोहम्मद जाहिदुल हक ने चिन्मय दास की कोई दलील नहीं सुनी, उनके खिलाफ हत्या और हत्या की साजिश रचने के आरोप तय कर दिए। जज ने चिन्मय दास समेत बाकी 22 आरोपियों के खिलाफ दायर की गई चार्जशीट को एक्सेप्ट कर लिया और अगली सुनवाई की तारीख 2 फरवरी तय कर दी। मैं आपको बता दूं कि वकील सैफुल इस्लाम आतिफ की 26 नवंबर 2024 को चटगांव कोर्ट परिसर में उस वक्त हत्या कर दी गई थी जब चिन्मय दास को देशद्रोह के एक मामले में जमानत की अर्जी पर सुनवाई के लिए कोर्ट में पेश किया गया था। चटगांव पुलिस ने हिरासत में होने के बावजूद चिन्मय दास को भी मामले में आरोपी बना दिया। पुलिस ने इल्जाम लगाया कि सैफुल इस्लाम आलिफ का की हत्या चिन्मय दास के उकसावे के बाद की गई। इस्कॉन के संत चिन्मय दास को नवंबर 2024 में देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, तब से वो जेल में है। साफ दिखाई दे रहा है कि ढाका में जंगल राज है।
एक संत को जानबूझकर फर्जी केस में फंसा दिया गया। चिन्मय दास कोई क्रिमिनल नहीं है, उनका कसूर सिर्फ इतना है कि वो कृष्ण की भक्ति करते हैं, सनातन की बात करते हैं। कोर्ट में किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। ऐसा लगा कि फैसला पहले से तय था। इस्कॉन को इसके खिलाफ दुनिया भर में आवाज उठानी चाहिए। आज बांग्लादेश के लिए एक और बुरी खबर आई। बांग्लादेश 7 फरवरी से शुरू होने जा रहे T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। अब बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड की टीम वर्ल्ड कप में खेलेगी। असल में आईसीसी ने कल ही कह दिया था कि बांग्लादेश की मांग पर वर्ल्ड कप मैचेस भारत से बाहर नहीं किए जा सकते, उनके वेन्यू नहीं बदले जा सकते। अगर बांग्लादेश को खेलना है तो भारत में ही खेलना होगा। इस पर बांग्लादेश 24 घंटे में फाइनल फैसला करे। आज बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत आने से साफ इनकार कर दिया और इसके बाद आईसीसी ने बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को T20 वर्ल्ड कप में एंट्री दे दी। बांग्लादेश सरकार के स्पोर्ट्स एडवाइजर आसिफ नजरुल ने कहा कि उनकी टीम ने वर्ल्ड कप के लिए बहुत तैयारी की है, लेकिन वो भारत में अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा की गारंटी से संतुष्ट नहीं है। इसीलिए बांग्लादेश की टीम T20 वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं आएगी। আমাদের যে নিরাপত্তা ঝুঁকি ভারতে हमने भारत में अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर जो सवाल उठाए थे, उन हालात में कोई बदलाव नहीं आया है। अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर हमारी जो चिंताएं हैं, वो ठोस आधार पर जाहिर की थी। ये कोई हवाई विश्लेषण नहीं था। वहां पर हमारे एक खिलाड़ी का सिर नीचा करने की कोशिश की गई। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने उग्रवादियों के आगे झुककर हमारे खिलाड़ी को बाहर कर दिया था। तो ये जो आईसीसी का टूर्नामेंट है, वो तो भारत में हो रहा है। जब हमको आईसीसी ने कहा कि सुरक्षा की कोई समस्या नहीं है, तो हमारा ये कहना है कि आईसीसी कोई अलग से देश तो है नहीं। जिस देश में हमारे एक खिलाड़ी को सुरक्षा नहीं मिल सकी और जिस देश का क्रिकेट बोर्ड, जो भारत की सरकार का ही एक्सटेंडेड हिस्सा है, उसने उग्रवादियों की धमकियों के आगे झुककर हमारे खिलाड़ी को सुरक्षा देने में असमर्थता जता दी, उसी देश में ये टूर्नामेंट होने जा रहा है। उसी देश की पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसी के पास हमारे खिलाड़ियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी। हमारा सवाल है कि उस घटना के बाद भारत में हमारे क्रिकेटर्स की सुरक्षा के हालात में क्या तब्दीली आई है, जिससे हम ये मान जाएंगे कि हमारे खिलाड़ियों के साथ कोई उग्रवादी घटना नहीं होगी, उन पर हमला नहीं होगा। जब भारत हमारे क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को सुरक्षा देने में नाकाम रहा, तो हमारे खिलाड़ियों, हमारे सपोर्ट स्टाफ, हमारे पत्रकारों और हमारे क्रिकेट फैंस सबकी सुरक्षा खतरे में होगी। तो हम वैसे किसी की बात पर भरोसा कर लें? দর্শকদের সবাইকে নিরাপত্তা দিতে পারবে। हालांकि इसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन अमीरुल इस्लाम ने कहा उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी है। वो आईसीसी से बात करेंगे, इस मामले को सुलझाने की कोशिश करेंगे। अमीरुल इस्लाम ने कहा कि बांग्लादेश में 18 करोड़ क्रिकेट फैंस हैं। ऐसे में बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर करने का फैसला क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं होगा। इस सिचुएशने যখন আমরা দেখতে পাচ্ছি বাংলাদেশ খেলতে যাচ্ছে না, इन हालात में जब हम देख रहे हैं कि शायद बांग्लादेश की टीम वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएगी, या फिर हमें अल्टीमेटम दे दिया गया है, हम अपनी तरफ से आईसीसी को समझाने की पुरजोर कोशिश करते रहेंगे। हमें अभी भी आईसीसी से इंसाफ की उम्मीद है। आज जब दुनिया भर में क्रिकेट की लोकप्रियता कम हो रही है, ऐसे में अगर बांग्लादेश जैसी टीम वर्ल्ड कप में नहीं खेलती है, तो आईसीसी बहुत बड़ी गलती कर रही है। हमारी एक ही मांग है, हम वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त हम भारत में खेलने नहीं जाना चाहते हैं। हम श्रीलंका की धरती पर खेलने के लिए तैयार हैं। हम तैयार हैं, हमारी टीम भी तैयार है। আমরা এখনো রেডি। बांग्लादेश की टीम T20 वर्ल्ड कप में नहीं खेलेगी, ये बांग्लादेश के खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्रिकेट के लिए अच्छी खबर नहीं है। लेकिन ये सब बांग्लादेश की सरकार के अड़ियल रुख के कारण हो रहा है। बांग्लादेश में चुनाव का माहौल है, मोहम्मद यूनुस का एजेंडा भारत के खिलाफ है। चुनाव में लगभग सारी पार्टियां भारत के खिलाफ बातें करके वाहवाही लूट रही हैं। इसलिए ये तो पहले से तय था कि बांग्लादेश की टीम वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं आएगी। खिलाड़ियों की सिक्योरिटी तो सिर्फ बहाना है। अब मैं आपको सुनाता हूं योगी आदित्यनाथ की बात। आज योगी ने कहा कि समाज में कुछ कालनेमी राक्षस घुस गए हैं जो धर्म का चोला ओढ़कर सनातन को बदनाम करने की साजिश में जुटे हैं। इन कालनेमियों की पहचान करना जरूरी है। योगी आदित्यनाथ आज हरियाणा में थे। सोनीपत में उन्होंने नागे बाबा मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में हिस्सा लिया।
इसके बाद योगियों को, साधु संन्यासियों को उनका कर्तव्य समझाया। योगी ने कहा कि समाज को दिशा देना ही साधु संतों का कर्म है। किसी सन्यासी के लिए धर्म और राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं होता, इसलिए साधु संतों को अपना अभिमान पीछे रखना चाहिए। योगी ने कहा कि समाज को भी उन काल नेमियों की पहचान करनी होगी जो धर्म की आड़ में अपना एजेंडा चलाते हैं, सनातन को बदनाम करते हैं। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा। हमें एक अभियान चलाना चाहिए। जीवन शॉर्टकट का मार्ग नहीं हो सकता, चुनौती का मार्ग होता है। राम की मर्यादा संघर्षों से है, कृष्ण की लीला संघर्षों से है, शिव की चेतना संघर्षों से है, और प्रयागराज की समरसता भी ये संघर्षों से है। तब संघर्षों से मां गंगा 1000 किलोमीटर की यात्रा जब तय करती है तब प्रयागराज में आती है। याद करिए, पत्थरों की थपेड़ों को झेलते हुए, उनका मुकाबला करते हुए, अनेक पगडंडियों का सामना करते हुए प्रयागराज पहुंचती है। मां गंगा प्रयागराज पहुंचती है, मां यमुना प्रयागराज पहुंचती है, आध्यात्मिक रूप से मां सरस्वती वहां पहुंचती है, और तीनों का जब त्रिवेणी बनती है वह पवित्र धाम बनता है। और तब लोग कोई उचित मुहूर्त देख करके वहां आस्था की डुबकी लगा करके जीवन को धन्य धन्य महसूस करते हैं। यही तो सनातन धर्म है, यही सनातन धर्म का भाव है। और सनातन धर्म के उस भाव को आगे बढ़ाने के लिए हम सबका दायित्व बनता है कि कोई विकृति अगर कहीं से आ रही है उसके प्रति सचेत हो जाए। इसके बाद योगी ने लव जिहाद की बात की, केरल हाईकोर्ट के जजमेंट का एग्जाम्पल दिया। योगी ने कहा कि लव जिहाद की आड़ में समाज की डेमोग्राफी बदलने की साजिश हो रही है। हमारी बहन बेटियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। योगी ने कहा हमें अपने सम्मिलित परिवार की परंपरा को बढ़ावा देना चाहिए, पारिवारिक और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा करनी चाहिए। ये काम समाज का है और लव जिहादियों के खिलाफ एक्शन लेना, उनका इलाज करना, ये सरकार का काम है और ये काम उनकी सरकार सख्ती से कर रही है। याद करिए, केरल के अंदर 2009 में वहां की माननीय उच्च न्यायालय ने कहा था कि लव जिहाद केरल जैसे राज्य को इस्लामिक राज्य बनाने की साजिश का हिस्सा है। आज जब मैं देख रहा हूं देश के अंदर तमाम राज्यों में षड्यंत्र बड़े पैमाने पे हो रहे हैं। हमारे संयुक्त परिवारों की परंपरा पहले परिवार को संस्कारित करके आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। धीरे धीरे करके वह परिवार की, संयुक्त परिवारों की परंपरा खंडित होती गई। आज वह भी विखंडित होती दिखाई दे रही है। उसे जीवित करने की आवश्यकता है। डेमोग्राफी बदलने की जो साजिश हो रही है, लव जिहाद के नाम पर हमारी बेटियों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको रोकेंगे, सख्ती से रोकेंगे, जागरूक करेंगे परिवारों को संस्कारित करेंगे और संस्कारवान परिवार के माध्यम से एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण की दिशा में जो प्रवर्तमान अभियान है, इस अभियान में हम भी योगदान देंगे। यह हमारे योगियों को, पूज्य संतों को और समाज के जागरूक नागरिकों को इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। योगी ने लव जिहाद की बात इसलिए की क्योंकि हर रोज इस तरह की शिकायतें मिलती हैं।
उनकी सरकार इसके खिलाफ कैसे एक्शन लेती है। लेकिन आज एक ऐसा केस सामने आया है जिसमें बात हुई लव जिहाद की, लेकिन निकला कुछ और। मिर्जापुर में पुलिस ने लव जिहाद से जुड़े जिम गैंग पर एक्शन लिया। इस गैंग के 6 मेंबर्स को अरेस्ट कर लिया और गैंग के सरगना का हाफ एनकाउंटर कर दिया। हैरानी की बात यह है कि जिन पर लव जिहाद का आरोप लगा उनमें से एक आरोपी इरशाद भदोई में ही जीआरपी का हेड कांस्टेबल है। मिर्जापुर में इस गैंग का सरगना फरीद कई जिम चलाता है। फरीद और उसके साथी जिम में वर्कआउट के लिए आने वाली हिंदू लड़कियों को टारगेट करते थे। ये लोग हिंदू लड़कियों से दोस्ती करते थे, फिर उनकी तस्वीरें खींचकर उन्हें ब्लैकमेल करते थे और फिर धर्मांतरण का प्रेशर बनाते थे। कुछ दिन पहले इस गैंग का शिकार बनी 2 लड़कियां थाने पहुंची, पुलिस को आपबीती सुनाई, पूरे गैंग के खिलाफ शिकायत की। इसके बाद पुलिस का एक्शन शुरू हुआ। पुलिस ने इस गैंग के 4 जिम सील कर दिए। इस केस में आरोपी मोहम्मद शेख अली, फैजल खान, शादाब और जहीर नाम के 4 युवकों को अरेस्ट किया गया, लेकिन गैंग का सरगना फरीद फरार हो गया। पुलिस को आज फरीद की लोकेशन मिली है। जब पुलिस ने उसे घेर लिया तो फरीद ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में फरीद के पैर में चोट लगी और इसके बाद पुलिस ने उसे भी अरेस्ट कर लिया। 4 अभियुक्त पकड़े गए थे जिनको हम लोगों के द्वारा कल ही जेल भेज दिया गया था। निवेशना के दौरान ये भी ज्ञात हुआ था कि एक हमारा जो नामित अभियुक्त है, जो मुख्य अभियुक्त है फरीद, और जो कि वांछित चल रहा है और जिसके बारे में ये सूचना थी कि आज वो बरकसा जंगल के पास छुपा हुआ है। गिरफ्तारी के प्रयास के दौरान उस अभियुक्त के द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। पुलिस पार्टी के द्वारा आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई जिसमें वो घायल हुआ। तो घायल अभियुक्त है फरीद, ये एक जिम का संचालक है, मालिक है, शातिर है। आयरन फायर नाम का इसका एक जिम था जिसका संचालन करता था, जहां पर एक घटनाएं कारित की गई थी। अगर किसी लड़के ने अपना मजहब छुपाया, अपने आप को हिंदू बताया और लड़कियों को अपने जाल में फंसाया तो इसे लव जिहाद का केस कह सकते हैं। लेकिन ये मामला ब्लैकमेल का केस ज्यादा दिखाई दे रहा है। लड़कों ने लड़कियों की तस्वीरें खींचकर उन्हें ब्लैकमेल किया। लड़कियां हिंदू हैं, लड़के मुस्लिम हैं, इसलिए लोगों ने इसे लव जिहाद का नाम दे दिया। लेकिन यह क्राइम पहचाने हुए लड़कों ने सोच समझकर किया, इसलिए जुर्म बहुत संगीन है, इसकी सजा तो मिलनी चाहिए। धर्म को लेकर सियासत तमिलनाडु में भी हो रही है। सनातन धर्म को गाली देने के मामले में बीजेपी ने तमिलनाडु के डिप्टी चीफ मिनिस्टर उदयनिधि स्टालिन को तुरंत पद से हटाने की मांग की है। असल में कल मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था कि उदयनिधि स्टालिन ने जिस तरह सनातन के बारे में कमेंट किए थे वो नरसंहार के लिए उकसावे की श्रेणी में आते हैं। इस मामले में एक्शन होना चाहिए था, लेकिन तमिलनाडु पुलिस ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ केस दर्ज करने के बजाय उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जो उदयनिधि के बयान का विरोध कर रहे थे। मद्रास हाईकोर्ट के इस कमेंट के बाद बीजेपी ने इस मुद्दे पर डीएमके को घेरना शुरू किया। आज केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि उदयनिधि डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, स्टालिन को उनको इस पद से तुरंत हटाना चाहिए और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। तमिलनाडु में 3 महीने बाद इलेक्शन होने वाले हैं। पीयूष गोयल तमिलनाडु में बीजेपी के इंचार्ज हैं। वो 2 दिन से चेन्नई में हैं। आज एआईएडीएम के चीफ पलनीस्वामी से मुलाकात के बाद पीयूष गोयल ने कहा कि उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म के बारे में जो भी कहा उसे हाईकोर्ट ने हेट स्पीच माना है, इसलिए अब उन्हें पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। We totally oppose Mr. Udaynidhi Stalin for his anti-national comments. The High Court also yesterday has passed strictures against the hate speech of Udaynidhi Stalin, and I demand that Udaynidhi Stalin should immediately be removed from the government and action should be taken against Mr. Udaynidhi Stalin for his hate speech, for dividing the people of Tamil Nadu, for trying to create communal disharmony. पीयूष गोयल की बात से साफ है कि उदयनिधि के सनातन विरोधी बयान को बीजेपी तमिलनाडु में इशू बनाएगी।
उदयनिधि ने जिस तरह से सनातन को मलेरिया और डेंगू से कंपेयर किया था, सनातन धर्म को जड़ से उखाड़ने की बात कही थी, इसे हाई कोर्ट ने भी हेट स्पीच माना है। अब बीजेपी लोगों को इस जहर भरी स्पीच की याद बार बार दिलाएगी। अब खबर मध्य प्रदेश से। धार की भोजशाला में कल बसंत पंचमी को हिंदू पूरे दिन पूजा अर्चना करेंगे। क्योंकि कल जुमा भी है, इसलिए मुसलमान भी सीमित संख्या में दोपहर तक 1 बजे से 3 बजे के बीच नमाज पढ़ पाएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने यह रास्ता निकाला। 2003 में हाईकोर्ट के फैसले के बाद भोजशाला में हर साल बसंत पंचमी को पूरे दिन सरस्वती पूजा के लिए रखा जाता है। हाई कोर्ट ने ही जुमे के दिन मुस्लिम भाइयों को नमाज पढ़ने की परमिशन भी दी है, लेकिन इस बार बसंत पंचमी शुक्रवार को है, इसलिए विवाद खड़ा हो गया। हिंदू संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करके कल पूरे दिन पूजा अर्चना की परमिशन देने की मांग की थी। आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने सुनवाई की और यह आदेश दिया कि हिंदू पक्ष सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक भोजशाला में अखंड पूजा और हवन कर सकेगा। कोर्ट ने कहा कि धार प्रशासन भोजवाला परिसर में मुस्लिम पक्ष को अलग जगह उपलब्ध कराए। सीमित संख्या में लोग भोजशाला में दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच नमाज पढ़ें। दोनों पक्षों के लिए आने जाने के लिए रास्ते अलग अलग बनाए जाएं। प्रशासन इन लोगों को पास जारी करे। सुप्रीम कोर्ट ने धार जिला प्रशासन और मध्य प्रदेश सरकार को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के निर्देश भी दिए हैं और दोनों पक्षों से आपसी सम्मान और सौहार्द से शांति बनाए रखने को कहा है। भोजशाला पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रशासन एक्टिव हो गया है। अफसरों ने हिंदू और मुस्लिम पक्ष के साथ मीटिंग की है। डीएम प्रियंक मिश्रा ने दोनों पक्षों को कोर्ट के फैसले की जानकारी दी और इसके बाद उन्होंने कहा कि हिंदू पक्ष के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पूजा की जगह तय कर दी है, इसलिए प्रशासन ने भोजशाला के अहाते के बाहर कैंपस में मुस्लिम को नमाज के लिए कुछ जगह का प्रस्ताव दिया है। मुस्लिम भाई इन ऑप्शंस में से किसी एक को सेलेक्ट करके प्रशासन को बताएंगे। इसके बाद प्रशासन आगे का इंतजाम करेगा। ये बैठक माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो निर्देश दिए जा चुके हैं उससे दोनों समुदाय को अवगत कराने के लिए रखी गई थी। उससे उनको अवगत कराया गया, अक्षरशः उसकी भावना और उसमें जो वर्ड्स हैं उनसे दोनों पक्षों को उसकी जानकारी दी गई। हिंदू पक्ष के लिए पूर्व प्रथा के अनुसार जिस स्थान पर वो पूजन अर्चन करते हैं माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से उसमें अंकित किया है, इसलिए उनका स्थान वहां नियत किया जा रहा है और वही स्थान पे बसंत पंचमी का पर्व पूर्व वर्षों में भी मनाया जाता रहा है। क्योंकि एक व्यवहारिक और बहुत बड़ी कानून व्यवस्था की कठिनाई आती है उसी स्थान पे दोनों समुदाय की व्यवस्था करने के लिए, और पूर्व में जब भी ये इंसिडेंट्स आए हैं इसी प्रकार से कानून व्यवस्था की बड़ी भारी स्थिति निर्मित हुई है, इसलिए कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और बड़े विस्तृत और बड़े क्लियर निर्देश दिए गए हैं कि जो नमाज का स्थान है वो सेपरेट और एक्सक्लूसिव होना चाहिए और उसमें पृथक उसके लिए एंट्री एग्जिट और ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि कोई भी टकराव की स्थिति ना हो। ऐसे विकल्प हमने मुस्लिम समुदाय को हमने बताया है कि जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का जो पूरा प्रेमाइस है, जो शब्द हैं वो प्रेमाइस के हैं। प्रेमाइस में जो बाहर के स्थानों में जो ऐसे स्थान या ऐसे हमारे पास स्पेसेस अवेलेबल हैं उसको हमने विकल्प के रूप में उनके समक्ष में रखा है। वो हमने उनसे विचार करने का आग्रह किया है और हमने ये भी उनको अवगत कराया है कि इस पे ऐसा करने से ही उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन हो सकेगा। मीटिंग के बाद मौलाना ने कहा कि वो अमन चैन के लिए प्रशासन के साथ सहयोग करने को तैयार हैं। शहर काजी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने संख्या तय नहीं की है, उन्होंने सिर्फ संख्या बताने के लिए कहा है, इसलिए प्रशासन बार बार संख्या की बात पर जोर न दे। शहर गंगा जमनी तहसीब का रहा है, मैं पहले से भी बता गया कि हिंदू मुस्लिम जनता यहाँ पर एक है, लेकिन कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए भले से उनके जो भी हों, पॉलिटिकल हो या और कोई से भी हो, उसके लिए इस ताने बाने को बिगाड़ना चाहते हैं। जी। दो को साथ में बुलाया था लेकिन हम लोगों की बात नहीं हुई। जिला प्रशासन ने उनसे हमारे सामने अलग बात की है। उन लोगों ने हमसे कोई बात नहीं की, ना हम लोगों ने उनसे कोई बात नहीं की, क्योंकि इस तरह का कोई प्रस्ताव ही नहीं हुआ। तो लेकिन आम जो हिंदू जनता है उनसे हमारी जरूर बात चल रही है। वो हमारे साथ हैं और शांति व्यवस्था में खुश हैं। ये कहा गया है कितनी संख्या में जाना चाहते हैं, तो हमने तो फर्स्ट ही बोल दिया था कि हम कम लोग में भी जाने के लिए तैयार है कि शहर की शांति व्यवस्था बनी रहे, लेकिन दूसरे पक्ष को भी सहयोग करना चाहिए, किसी तरह से अड़के नहीं रहना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हिंदू पक्ष ने संतोष जताया। भोजशाला मुक्ति यज्ञ के संयोजक गोपाचार्मा ने कहा कि भोजशाला में कल वाग्देवी की दिन भर अखंड पूजा होगी। अगर उसी परिसर में किसी दूसरी जगह नमाज होती है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करेंगे, सौहार्द बनाए रखने में प्रशासन की मदद करेंगे। हिंदू समाज या कह लेते भोज समिति पिछले साल भर से केवल अखंड पूजा की योजना को लेकर समाज के बीच में गई थी और अखंड पूजा के लिए हिंदू समाज ने तैयारी की थी, लेकिन माँ भगवती ने जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिया है और निश्चित ही हमारी जो अखंड पूजा का संकल्प था इस 25 साल कह सकते 40 साल में पहली बार पूर्ण हो रहा है। क्योंकि जब 2003 हो, चाहे 6 हो, 13 हो, 16 हो, हिंदू समाज अपनी माँ की पूजन नहीं कर पाया, पूजा के लिए हिंदू समाज की हुई। लेकिन इस बार निश्चित है माँ ने आशीर्वाद दिया है तो हर्ष के साथ हम कह सकते इस आदेश का स्वागत करते हैं और दिन भर अखंड पूजा करेंगे। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। 8000 से ज्यादा जवानों को तैनात किया गया है। पुलिस के अलावा सीआरपीएफ की तैनाती भी की गई है। भोजशाला परिसर में बैरिकेडिंग कर दी गई है। पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। 250 सीसीटीवी और ड्रोन्स के जरिए पूरे इलाके पर लगातार नजर रखी जा रही है। धार के डीएम प्रियंक मिश्रा ने बताया कि कल के कार्यक्रम को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए 13 एसपी, 25 एडिशनल एसपी, 67 डिप्टी एसपी की ड्यूटी लगाई गई है। 8 आरएफ की प्लाटून डिप्लॉय कर दी गई हैं। हिंदू संगठनों ने भी बड़े पैमाने पर वसंतोत्सव की तैयारी की है। आज महिलाएं छोटे छोटे ग्रुप्स में पूरे शहर में घूमी, घर घर जाकर पीले चावलों के साथ बसंत पंचमी की पूजा में शामिल होने के निमंत्रण बांटे गए। एक दिन बाद शुक्रवार है, यानी बसंतोत्सव भी है और तमाम जो धार का जो ये हिंदू समाज, सकल हिंदू समाज है, इस तरीके से तस्वीरों में देख सकते हैं, घर घर जाकर, दुकान दुकान जाकर आमंत्रण दे रहे हैं कि उस दिन जो अखंड पूजा हो उसमें उनकी भागीदारी होनी चाहिए। तस्वीरें देख सकते हैं, इस तरीके से तमाम मोहल्ले में जाकर जो सकल महिलाएं हैं इस तरीके से जो है निमंत्रण दे रही हैं, चावल दे रही हैं, पीले चावल दे रही हैं और तिलक भी लगा रही हैं और आग्रह कर रही हैं बाकायदा सारे लोगों से कि उन्हें आना है। ये बहन ये कहाँ जा के दे रहे हो आप लोग? हम हर क्षेत्र में जाके दे रहे हैं, दुकानों पे दे रहे हैं और मोहल्ले में, घरों में, सभी दूर। मकसद क्या है, क्या कह रहे हो आप सबसे? अखंड पूजा, इस बार अखंड पूजा। जगह जगह जाकर आप कितने घरों हो? सब अलग अलग टोलियां जा रही हैं? सब अलग अलग टोलियां जा रही है हमारे में। ये कोई पहला मौका नहीं है जब इस तरह का विवाद खड़ा हुआ है। इससे पहले 2006, 2013 में और 2016 में भी बसंत पंचमी शुक्रवार के दिन ही पड़ी थी। उस वक्त भी विवाद हुआ था, लेकिन तीनों मौक़ों पर जुमे की नमाज के लिए 3 घंटे के लिए हिंदुओं की पूजा रोकनी पड़ी थी। हंगामा हर बार होता है, पुलिस को कई बार लाठीचार्ज करना पड़ा है। इसलिए इस बार हिंदुओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश बिल्कुल क्लियर है, लेकिन इससे प्रशासन की जिम्मेदारी बढ़ गई है। लेकिन इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि सरस्वती पूजा भी हो और नमाज भी पढ़ी जाए। अब बात बंगाल की। आईपैक पर रेड को लेकर ममता सरकार से चल रही तकरार के बीच ईडी डायरेक्टर राहुल नवीन आज कोलकाता पहुंचे। कल सुबह वो ईडी के उन अफसरों से मिलेंगे जो रेड में शामिल थे। इसके बाद आईपैक के डायरेक्टर प्रतीक जैन की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि ममता बनर्जी की पार्टी के लिए चुनावी रणनीति बनाने वाली पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आईपैक के बारे में आज बड़ा खुलासा हुआ। पता चला कि आईपैक को जिस कंपनी से 13.5 करोड़ रुपए का लोन मिला, वो कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती। आईपैक के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में दावा किया गया था कि उसे हरियाणा के रोहतक स्थित राम सेतु इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी से 2021 में 13.5 करोड़ रुपए का लोन मिला। हमारे संवाददाता पवन नारा वहां गए तो इस नाम की कोई कंपनी वहां थी ही नहीं। कंपनी के रजिस्ट्रेशन और टैक्स रिकॉर्ड में गंभीर कमियां पाई गई। इससे मिलते जुलते नाम की एक कंपनी वहां थी, लेकिन वो भी 2018 में बंद हो चुकी है।
शुरुआती जांच संकेत देती है कि ये एक शेल कंपनी हो सकती है जिसका इस्तेमाल सिर्फ गैर कानूनी पैसों के लेन देन को वैध दिखाने के लिए किया गया। 27 जून 2025 को आईपैक ने कहा था कि 13.5 करोड़ के लोन में 1 करोड़ रुपए लौटा दिए गए हैं और अब भी 12.5 करोड़ इसमें बकाया हैं। लेकिन जिस कंपनी को पैसे लौटाए जाने का दावा किया गया है वो तो 2018 में ही बंद हो चुकी थी। पता यह भी चला कि आईपैक की दूसरी कंपनियों में भी गड़बड़ी पाई गई है। कई कंपनियों की बैलेंस शीट जीरो पाई गई। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सौमिक भट्टाचार्य ने कहा कि ममता बनर्जी जिस तरह से ईडी की रेड के बाद परेशान हैं, उससे साफ है कि घोटाला बहुत बड़ा है। अरे 1300 करोड़ की खेला है। अभी भाई 13 करोड़ पश्चिम बंगाल में कोई रुपया होता है? सर पालंग का नीचे से यार 50 करोड़ निकलता है, उसमें इतना आप लोग तामझाम का बाद सिर्फ 13 करोड़ ठीक ठाक से अगर जांच हो जाए तो देखिएगा 1300 करोड़ निकालेगा उससे। आईपैक पर जो रेड हुई है वो पहले से मुश्किलों में घिरी ममता बनर्जी की पार्टी के इस नए खुलासे से और बढ़ जाएगी। लेकिन ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के लोग इस पर बोलने से बच रहे हैं। जब तृणमूल कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन कुणाल घोष से इसे लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें मामले की कोई जानकारी नहीं है। दादा जो आईपैक का लोन लेके एक I don't know the issue. I don't want to make any comment. आईपैक को लोन कहां से मिला, किसने दिया, ममता ने ईडी से फाइलें क्यों छीनी, अफसरों को क्यों डराया, इन सारी बातों का क्या आपस में कोई रिलेशन है, ये तो जांच में पता चलेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह कि ईडी के डायरेक्टर राहुल नवीन आज कोलकाता गए, अपनी टीम की हिम्मत बढ़ाई, हौसला अफजाई की और उन्हें बिना डरे काम करने के लिए कहा। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। आज लॉटरी के जरिए इस बात का फैसला हो गया कि महाराष्ट्र में किस नगर निगम में किस वर्ग का मेयर बनेगा। बीएमसी में इस बार भी महिला मेयर होगी। ये सीट सामान्य वर्ग की महिला के खाते में जाएगी। कुल 29 नगर महापालिकाओं में से 12 पद आरक्षित किए गए हैं, जबकि 17 नगर महापालिकाएं ओपन कैटेगरी में हैं, जिनमें 6 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। कल्याण डोंबिवली में अनुसूचित जनजाति, पुणे में सामान्य वर्ग की महिला, पिंपरी चिंचवड़ में ओपन कैटेगरी, छत्रपति संभाजी नगर भी सामान्य, जबकि नागपुर में सामान्य वर्ग की महिला मेयर बनेगी। जो मुंबई में अत्याचार हो रहे, मुंबई में बहुत से ऐसे पाड़े हैं जिसमें भटकी जमात रहती है, मुंबई में ओबीसी रहते, उनका जो मुंबई डाल के चिट्ठी डालनी चाहिए थी वो नहीं डाली है। पक्ष का माइंडेड देख के उन्होंने जो किया है वो गलत है, इसका हम निषेध करते हैं। मुझे लगता है ये रोने का काम बंद करो। लोगों ने आपको मुंबई में नकारा है, ये वस्तुस्थिति आप मान्य करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ये संविधान के अनुसार काम करता है। अपने देश में कानून है, कानून के ऊपर कोई नहीं, और कानूनन सब कार्रवाई हुई है तो उसको चैलेंज करना है तो कोर्ट में जाओ ना। मीडिया के सामने आके खाली गाली गलौज करना, टीका टिप्पणी करना, उससे अच्छा कोर्ट में जाओ ना। लेकिन जो कुछ किया है वो कानूनन किया है, कोई भी गलत चीज इलेक्शन कमीशन ने किया नहीं। महाराष्ट्र में जब से स्थानीय निकाय के चुनाव हुए हैं तब से नए नए सियासी समीकरण बनते जा रहे हैं। कहीं एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे की पार्टी एक साथ आ गए, तो कहीं कांग्रेस के पार्षदों ने बीजेपी से हाथ मिला लिया। अब कोल्हापुर जिला परिषद के चुनाव में शरद पवार और अजीत पवार की पार्टी ने हाथ मिला लिया है। कोल्हापुर जिला परिषद की 68 सीटों के लिए 6 फरवरी को वोटिंग होनी है और उससे पहले आज एनसीपी के दोनों गुटों ने साथ लड़ने का फैसला किया। कोल्हापुर में इस गठबंधन की अगुवाई हसन मुशरीफ करेंगे। एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता हसन मुशरीफ अभी महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी हैं। महाराष्ट्र में अलग अलग नगर पालिकाओं में अपने अपने मेयर बनाने के लिए सब सपोर्ट ढूंढ रहे हैं,
लेकिन बीएमसी में मामला कुछ और दिखा। उद्धव सेना को लगता था कि लॉटरी खुलेगी, एससी एसटी या ओबीसी का मेयर बनाने की पर्ची खुलेगी तो अपना मेयर बनवा लेंगे, क्योंकि बीजेपी और शिंदे सेना का कोई पार्षद समाज के इन वर्गों से चुनकर नहीं आया। अब उद्धव की किस्मत नहीं चली, उनकी पर्ची नहीं खुली, तो पूरे प्रोसेस पर ही सवाल उठा रहे हैं। इसे कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। बेंगलुरु के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर साउथ कोरियन महिला से छेड़छाड़ का एक शर्मनाक मामला सामने आया है। महिला ने एयरलाइन के ग्राउंड हैंडलिंग कर्मचारी पर मैनुअल फ्रिस्किंग के बहाने सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया है। पुलिस ने इस केस में अफान अहमद नाम के कर्मचारी को अरेस्ट किया है। जिस महिला के साथ घटना हुई वो साउथ कोरिया वापस लौट रही थी। एयरपोर्ट के डिपार्चर एरिया में अफान महिला के पास गया, खुद को एयरपोर्ट स्टाफ बताया और इस विदेशी महिला से कहा उसके बैग से बीप की आवाज़ आ रही है, इसलिए मैनुअल फ्रिस्किंग करनी होगी। इस शख्स ने टॉयलेट के पास ले जाकर जांच के बहाने महिला को गलत तरीके से टच किया। हालांकि जब महिला ने इसका विरोध किया और तुरंत इसकी शिकायत एयरपोर्ट सिक्योरिटी स्टाफ से की तो फौरन एक्शन भी हुआ। सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई और सीसीटीवी में इस घटना की पुष्टि हुई। कंफर्मेशन के कुछ ही मिनट के बाद एयरपोर्ट स्टाफ ने अफान अहमद को पुलिस के हवाले कर दिया। जांच में पता चला कि अफान अहमद ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ है, उसके पास पैसेंजर की जांच करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी उसने ऐसी गंदी और शर्मनाक हरकत की। बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे एक हमारे फॉरेन नेशनल के अगेंस्ट किसी व्यक्ति ने, जो कि वहाँ पे एयरपोर्ट स्टाफ है, आउटसोर्स स्टाफ है, उसने सारे चेक्स के बाद एक फाइनल एक चेक के बहाने उनके साथ मिसबिहेव किया है और गलत तरीके से उनके बॉडी को स्क्रीनिंग किया है, जो कि ज़रूरत नहीं थी वहाँ पे और वो एंटाइटल भी नहीं है करने का। इस आरोप में उसके अगेंस्ट कंप्लेन मिली है हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्टेशन में और उसके बेसिस पे उसको हमने अरेस्ट किया है और जुडिशियल कस्टडी में डाला है। अफान अहमद ने जो किया वो पाप है, अपराध है, पुलिस उसे सज़ा दिलवाएगी, पर एक भी ऐसी घटना होती है तो पूरे मुल्क की बदनामी होती है। रात की बात है कि जिस कोरियन महिला के साथ अन्याय हुआ उसने पुलिस की तारीफ की है, भारत के सिस्टम को अच्छा बताया है। इससे इतना मैसेज ज़रूर जाएगा कि अगर हमारे यहाँ कोई अपराध करता है तो उसके बचने की गुंजाइश बहुत कम है। आज हरिद्वार में पतंजलि के इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल की शुरुआत हुई। अमित शाह ने इस इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। वैसे तो पतंजलि की पहचान योग और आयुर्वेद की चिकित्सा के लिए है, लेकिन अब पतंजलि ने एलोपैथिक हॉस्पिटल शुरू किया है। 250 बेड्स के इस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हार्ट, ब्रेन और स्पाइन जैसी क्रिटिकल सर्जरी की फैसिलिटीज़ हैं। स्वामी रामदेव ने कहा कि इस हॉस्पिटल में वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ सस्ते में मिलेंगी और इसके साथ साथ योग और आयुर्वेद के जरिए इलाज भी होगा। स्वामी रामदेव ने बताया कि कई बार मरीजों को इमरजेंसी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ी। इस हॉस्पिटल में एलोपैथी मेडिसिन की हर सुविधा मौजूद है, लेकिन ये सिर्फ ज़रूरत होने पर ही दी जाएगी। ये वर्ल्ड का पहला ऐसा हॉस्पिटल है, हाइब्रिड हॉस्पिटल, इंटीग्रेटेड सिस्टम, इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट, इंटीग्रेटेड मेडिकेशन, उसके माध्यम से उपचार होगा। तो हमने एक बड़े विजन के तहत अभी ये हॉस्पिटल यहां खोला है। आगे इसका विस्तार दिल्ली से लेकर के, देश से लेकर के पूरी दुनिया में ये जो इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट की, होलिस्टिक ट्रीटमेंट की बात हो रही है, उसका आज एक नए युग का आरंभ हो रहा है। तो आज का ये अवसर ऐतिहासिक है। हमारी कोशिश है कि स्टंट कम से कम लगाए जाए, हमारी कोशिश है बाईपास कम से कम लोगों का किया जाए, उसको नेचुरली हार्ट ब्लॉकेज को रिवर्स किया जाए। हमारी कोशिश है लोगों को डायबिटीज के लिए, बीपी के लिए, थायराइड के लिए सिंथेटिक दवा
इंसुलिन आदि पर जो उसकी डिपेंडेंसी उसको घटाया जाए, और हमने किया है। हम एलोपैथी के विरोधी नहीं, एलोपैथी से भी हमारी सिंपैथी है, लेकिन कब? जब नितांत आवश्यकता हो तब। हम गैर जरूरी दवा, गैर जरूरी ऑपरेशन, गैर जरूरी टेस्टिंग जितनी जरूरी है उतना करना ही चाहिए। इसलिए हमने लीवर प्रॉब्लम्स को रिवर्स किया। किडनी में क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने के बाद तो लोग कहते थे पहले डायलिसिस, यहां डायलिसिस की व्यवस्था है, लेकिन हमारी कोशिश होगी डायलिसिस को टाला जाए। मैंने हरिद्वार में स्वामी रामदेव के आश्रम में इस हॉस्पिटल को देखा है। स्वामी रामदेव वैसे तो आयुर्वेद में विश्वास रखते हैं। योग और आयुर्वेद के जरिए इस हॉस्पिटल में ज़्यादातर मरीजों का इलाज होता है, करीब 95% का। लेकिन तब भी मैंने देखा था कि डायग्नोसिस एलोपैथी के तरीके से होता है। अब अच्छी बात है कि स्वामी रामदेव ने एलोपैथी मेडिसिन के लिए भी हॉस्पिटल तैयार किया है। जिन रोगों का इलाज आयुर्वेद से नहीं हो सकता, जब इमरजेंसी हो तो ट्रीटमेंट इस हॉस्पिटल में किया जाएगा। आयुर्वेद और एलोपैथी के इंटीग्रेशन से एक अच्छा मैसेज भी जाएगा। जो लोग ये कहते थे कि स्वामी रामदेव साइंस के विरोधी हैं, एलोपैथी के विरोधी हैं, उनको भी आज जवाब मिल जाएगा। आखिर में एक नज़र कल की बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल केरल और तमिलनाडु का दौरा करेंगे। तिरुवनंतपुरम और चेन्नई में मोदी की रैलियां होंगी। कल कोलकाता में ईडी के डायरेक्टर आईपैक के केस में अफसरों से अपडेट लेंगे। इसके बाद गवर्नर से भी मिल सकते हैं। कल देश भर में बसंत पंचमी मनाई जाएगी। धार की भोजशाला में दिन भर पूजा अर्चना होगी और नमाज भी पढ़ी जाएगी। कल दिल्ली एनसीआर के लोगों को सावधान रहना होगा, क्योंकि कल दिल्ली और आसपास के इलाकों में तूफानी हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। आज की बात में इतना ही। मेरे आपसे अगली मुलाकात कल रात 9 बजे होगी।